यस भैया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाइपोथेसिस। क्लियर? आई थिंक ऑल यू हर्ड द टर्म हाइपोथेसिस। क्लियर? हमने कल ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस का लगभग जो पर्पस है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। कि पहले हाइपोथेसिस क्या होती है मैं उसकी बात करता हूं, मैं पर्पस की भी बात करूंगा। जनरली हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस डायरेक्शन में जनरली हमें क्या करना है, रिसर्च करना है। समझे कि क्या हम उससे हमारे रिसर्च स्टडी से हम डीरेल ना हो और उसी डायरेक्शन में हम उसको क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और उसी पे हम फोकस करते हुए चलते हैं। तो मैंने उसका एक पॉइंट भी आपको मैंने डिस्कस किया था। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कल वाली क्लास का कुछ याद है। तो ऑब्जेक्टिव तो जनरली हाइपोथेसिस का पर्पस भी वही होता है कि इट आल्सो प्रोवाइड द डायरेक्शन। बट हाइपोथेसिस होती क्या है? ठीक है, मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव की बात की थी। मैंने आपको कहा था कि एक क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट होते हैं जनरली जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? हाइपोथेसिस क्या है कि इट्स अ प्रिडिक्शन, इट्स अ इमेजिनेशन। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर। इट्स अ प्रिडिक्शन, आप प्रिडिक्ट करते हैं, आप इमेजिन करते हैं कि मैं कोई दो चीज। और जनरली हाइपोथेसिस जो है, जनरली हाइपोथेसिस अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर जनरली यूज करते हैं जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल अवेलेबल होते हैं। समझ रहे? तो हम क्या करते हैं, इट्स ए टेंटेटिव स्टेटमेंट। अगर मैं हाइपोथेसिस की डेफिनेशन की बात करूं, ये क्या है भैया? एक टेंटेटिव समझते हैं आप कि आपने अनुमान लगाया। इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन। मैं वर्ड जो बोल रहा हूं उसको याद रखें आप। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट में समझ में आया कि आपने एक अनुमान लगाया। इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन या इमेजिनेशन अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द टू वेरिएबल्स। कहानी समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि स्मोकिंग कॉजेज द लंग्स कैंसर। क्लियर? आपने कहा कि आप स्टडी करेंगे स्मोकिंग क्या इफेक्ट लंग कैंसर पे है या नहीं। क्लियर? आप स्टडी करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि होगा या नहीं होगा। तो ये दो वेरिएबल है आपके पास में, एक तो है स्मोकिंग और एक क्या है, लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्मोकिंग कौन सा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां तक ये कहानी क्लियर है। तो आप रिसर्च स्टडी करने से पहले ही आप एक अनुमान लगाते हैं कि देयर विल बी एन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर। आपने अनुमान लगाया कि कहीं ना कहीं स्मोकिंग का जो है लंग कैंसर के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो आपने एक अनुमान लगाया, आपने एक अनुमान लगाया। तो मैंने जो वर्ड यूज किया है कि इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। टेंटेटिव का मतलब ही क्या है भैया? एक अनुमान आपने लगाया है कि, या प्रिडिक्शन किया, आपने प्रिडिक्ट किया कि इट विल बी द इफेक्ट, हो सकता है इफेक्ट, या आपने इमेजिन किया कि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट लंग कैंसर के ऊपर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो मैं डेफिनेशन की अगर बात करूं हाइपोथेसिस की, तो इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या होता बता दिया मैंने आपको, या प्रिडिक्शन या इमेजिनेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, मतलब एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट वो डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। दैट इज योर हाइपोथेसिस। कंसेप्ट समझ में आया हाइपोथेसिस क्या चीज है? क्लियर? मैंने कहा कि दो, जनरली मैंने इसलिए वर्ड यूज किया कि जनरली हम क्या है, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों होते हैं, वहां पर जनरली हम क्या लिखते हैं भैया, हाइपोथेसिस लिखते हैं। अदरवाइज हम अजम्पशंस लिखते हैं। वो क्या होता है मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। क्लियर? तो मेरा हाइपोथेसिस का हम अनुमान लगाते हैं कि भैया नहीं, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका नॉलेज का लेवल क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर लेसन प्लान बढ़ाऊंगा या स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम में बताऊंगा आपको, तो आपका नॉलेज का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने क्या लगाया, एक अनुमान लगाया, एक प्रिडिक्शन किया, मैंने एक इमेजिन किया। तो इट्स ए स्टेटमेंट, इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट और प्रिडिक्शन और इमेजिनेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। दो वेरिएबल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसी की जो अनुमान लगाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, हाइपोथेसिस बोलते हैं। कहानी इतनी सी है। अब इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको टर्म समझ में आ रहा है हाइपोथेसिस क्या चीज है? क्लियर? बात करूं मैं आपसे आगे। क्लियर? अब आप देखेंगे वन बाय वन, क्योंकि बहुत बार जो एमसीक्यूज में आया है वो एज ए डेफिनेशन आई है कि इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। इसमें मैंने तीन वर्ड पे फोकस किया है। इट्स अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, तो नाम से पता चलना चाहिए टेंटेटिव का मतलब क्या है, अनुमानित।
एक अनुमानित स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, क्लियर। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक प्रिडिक्शन वर्ड भी आ जाए तो भी समझ जाना कि वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, क्लियर। और एक इमेजिनेशन भी है, तो हम किसी भी रिलेशन, लेकिन मैंने दो चीज यहां पे ध्यान रखना है, जनरली हम किसमें लिखते हैं भैया, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में लिखते हैं, और ये दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को क्या बताता है भैया, उसका अनुमान को बताता है आपको, क्लियर। तो मैं बात करूं कि हाइपोथेसिस इज अ फॉर्मल टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइपोथेसिस हम जनरली क्या करते हैं, रिसर्च स्टडी जब कंडक्ट करते हैं उससे पहले लिखते हैं, अभी हमने कंडक्ट की नहीं है उससे पहले हम लिखते हैं, बाद में वो एक्सेप्ट होगी, रिजेक्ट, नॉलेज इंप्रूव होगा नहीं होगा, वो रिसर्च स्टडी करने के बाद की कहानी है। समझ में आ रही है आपको बात, क्लियर। तो टेंटेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गई कहानी, ऑफ द एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अंडर द स्टडी, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल जो भी आपकी स्टडी के अंदर है उनके बीच के रिलेशनशिप को जो बताता है उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, हाइपोथेसिस बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको भी मैं समझाऊंगा, क्लियर। See, hypotheses are used mainly in the quantitative research study। अभी मैंने आपको बोला था एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है एक्सपेरिमेंटल, मैंने डिजाइन पढ़ाई नहीं है आपको, ठीक है, पर याद रहे मेनली अगर मैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की बात करूं तो जनरली हम क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर क्या यूज करते हैं भैया, हाइपोथेसिस लिखते हैं, क्वालिटेटिव में अजम्पशंस लिखते हैं। क्यों लिखते हैं मैं बात करूंगा बाद में आपसे, क्लियर। रिसर्च स्टडी टू प्रिडिक्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, वही कहानी है भैया, बट आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज, ये याद रहे आपको। क्वालिटेटिव में जनरली अपन क्या लिखते हैं भैया, अजम्पशंस लिखते हैं, और कुछ क्वांटिटेटिव स्टडीज और होती है जिसमें अजम्पशंस लिखते हैं, लाइक द डेस्क्रिप्टिव स्टडीज, एक्सप्लोरेटरी स्टडीज, बिकॉज दीज स्टडीज डू नॉट इन्वॉल्व द इंटरप्ले ऑफ डिपेंडेंट। इंटरप्ले इन द सेंस क्या है कि एक दो वेरिएबल है, उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है या नहीं, तभी हम रिलेशनशिप बता सकते हैं कि दो वेरिएबल है, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है या नहीं। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है केवल कि हाइपोथेसिस जनरली हम क्या यूज करते हैं भैया, क्वांटिटेटिव स्टडीज के अंदर यूज करते हैं, और ये क्या होता है, एक हमारा प्रिडिक्शन होता है कि दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या नहीं होगा। समझ में आ रही कहानी, इतना सा आपको ध्यान रखना, ज्यादा डीप में आपको फोकस नहीं करना है। सेम डेफिनेशन है, इट इज अ टेंटेटिव प्रिडिक्शन, मैंने वर्ड यूज कर लिया प्रिडिक्शन यहां पे, और एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इट इंप्लाइज दैट देयर इज अ सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन द एन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या मैंने ऐसे लिखा है, बाकी आपको जो मैंने वर्ड समझाया है उसी पे आपको फोकस करना है। एक एग्जांपल देखें आप, सी द डाइटरी कंप्लायंस। डाइटरी कंप्लायंस का मतलब क्या है, कोई भी पेशेंट है जिनको डाइट आप एडवाइस कर रहे हैं, उसको आप कैसे उसको एडवाइस करते हैं, उसको कैसे फॉलो अप लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं डाइटरी कंप्लायंस। उससे प्रॉपर डाइट आपने जो बताई ली या नहीं ली, उसको बोलते हैं डाइटरी कंप्लायंस। मैं वर्ड मीनिंग बता रहा हूं केवल, है ना। तो डाइटरी कंप्लायंस विल बी ग्रेटर, डाइटरी कंप्लायंस विल बी ग्रेटर इन डायबिटिक पेशेंट रिसीविंग द डाइट इंस्ट्रक्शन इन द स्मॉल ग्रुप। ये कहना चाह रहा है कि डाइटरी कंप्लायंस है, मतलब जो आपने उनको एडवाइस किया है वो बराबर ले रहा है, ठीक है, वो जो डायबिटिक पेशेंट को आप डाइटरी एडवाइस कर रहे हैं, क्लियर। तो वो जो स्मॉल ग्रुप में जो आप एडवाइस करते हैं, एक तो ग्रुप में करते हैं, एक इंडिविजुअल करते हैं, ठीक है। तो ये लाइन ये कहना चाह रही है कि जो आप स्मॉल ग्रुप में जो आप उनको डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्लियर, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है कंपेरेटिवली इंडिविजुअल, ऐसा कहना है। वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअल को ज्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ये मैं एक सेंटेंस बता रहा हूं आपको, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने देखा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करूं, इससे क्या लिखा, डाइटरी कंप्लायंस विल बी ग्रेटर। तो ये आपने एक अनुमान लगा दिया इसने कि आप रिसर्च स्टडी करेंगे तो जो स्मॉल ग्रुप में आप डाइटरी इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है, उनमें ज्यादा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी कंपेरेटिव टू द इंडिविजुअल। तो दोनों का रिलेशनशिप बता दिया और एक डायरेक्शन दे दिया आपको, एक डायरेक्शन भी इससे दिया, नॉन डायरेक्शनल भी होती है, क्लियर। मैं अभी डिटेल में आपसे बात करूंगा। तो एक एक स्टेटमेंट है और एग्जांपल लिखेंगे, आपको समझ में आएगा, क्लियर। आप अपनी स्टडीज जो स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग में आपको हाइपोथेसिस लिखवाऊंगा, क्लियर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस मैंने आपको सेम कहा, लगभग ऑब्जेक्टिव जैसा ही है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो टाइप से आता है, क्लियर। मैं उस पर ज्यादा फोकस आपसे करूंगा, क्लियर। हाइपोथेसिस मैंने कहा ऑब्जेक्टिव की तरह ही है, ये भी आपको रिसर्च स्टडी में डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, सेम, क्लियर। और डायरेक्शन इन द सेंस आपको क्या डाटा कलेक्ट करना है डेटा, और कौन सा डेटा आपको कलेक्ट नहीं करना है, आपको एक जनरली एडवाइस करती है, क्लियर। थ्योरीज एंड एक्चुअल प्रैक्टिकल रिसर्च इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विदाउट हाइपोथेसिस रिसर्च वुड बी लाइक ए
एमलेस वॉन्डरिंग, है ना, आपको एक क्लियर कट गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं होती है। डायरेक्शन बता दिया मैंने आपको। और जनरली इसी से हम क्या निकालते हैं, एक वर्ड मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, एक कंक्लूजन। ठीक है, आपने अगर रिसर्च स्टडी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा था, मैंने एक दिन रिसर्च स्टडी ओपन करवाई थी आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है किसी को पता है क्या? एक शॉर्ट में पूरी रिसर्च स्टडी का सारांश कह सकते हैं आप कि इसका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको समरी में और एब्स्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताया था उस दिन, क्लियर? तो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम एक कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब जो आपने स्टडी कंडक्ट की है उसका क्या रिजल्ट जो निकल कर के आया उसको एक या दो लाइन में अपन मेंशन करते हैं। तो वो हाइपोथेसिस के बेसिस भी करते हैं। आपने कहा कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका नॉलेज क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, क्लियर? ये मैंने एक हाइपोथेसिस बनाया, ठीक है। अब वो इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो मैं कंक्लूजन में लिख दूंगा ना कि लाइक इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, और हुआ तो मैं कंक्लूजन में लिख दूंगा कि इंप्रूवमेंट हुआ है, क्लियर? तो एक हाइपोथेसिस जो है हमें कंक्लूजन निकालने के अंदर भी हेल्प करती है, इसलिए मैंने इस पर फोकस किया है, क्लियर? कि कंक्लूजन जो लिखते हैं अपन वो किसकी हेल्प से लिखते हैं? अपन हाइपोथेसिस के बेस पे लिखते हैं, क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस मैं जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे जनरली आपको क्वेश्चंस नहीं मिलता है, क्लियर? पर थोड़ा सा आप देख लें केवल। जो भी आपकी हाइपोथेसिस है कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, कि क्या आप लिखना चाह रहे हैं, ये सब आप पढ़ लेना। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हाईलाइट किया है, क्लियर? याद रहे कि हाइपोथेसिस जो लिखते हैं हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं, क्लियर? और प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखते हैं। ये आपको दो चीज आपको याद रहे, जब भी हाइपोथेसिस लिखते हैं शुड बी राइट इन द प्रेजेंट टेंस और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अब मैं आपसे बात करूं कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल जाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है? एनीवन? मैंने बताया था जब मैं रिसर्च प्रॉब्लम पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था आपको कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट कौन सा होता है और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कौन सा होता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लिंक कर रहा हूं, थोड़ा जाग रहे हैं आप। तो मैंने कहा कि जब आप क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, जैसे वाई, डब्ल्यू एच, हाउ, उसी को क्वेश्चन फॉर्म में अगर आप लिखते हैं क्वेश्चन मार्क लगा करके, वो आपकी कौन सी फॉर्म होती है भैया? इंटरोगेटिव फॉर्म होती है। और जनरली हम जो लिखते हुए आ रहे हैं, जितने भी आपको एग्जांपल दिए हैं, वो कौन सा भैया? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है। ये याद रहे भैया, एक क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप देख रहे हैं इतने सारे एग्जाम्पल बता चुका हूं मैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं आप, क्लियर? तो आपको ये तो पता चल गया जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सारे मैंने डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में ही लिखे हैं। और मैंने कहा था आपको नर्सिंग के अंदर जनरली अपन क्या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन WH से शुरू हो गया, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो उस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं भैया? इंटरोगेटिव फॉर्मेट बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया था उस टाइम आपको, क्लियर? समझ में आई कहानी? क्लियर? तो हाइपोथेसिस से दो चीज याद रखनी है आपको, प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं जनरली इसको, और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के अंदर अपन उसको जनरली लिखते हैं, क्लियर? एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए, मतलब आपके प्रीवियस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से भी आप उसको हेल्प ले सकते हैं, क्लियर? बस कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा जनरली मिलता है, मैंने ऐसे लिखे हैं आपको आपके नॉलेज के लिए, नोट्स के लिए, क्लियर? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप उनको ऑब्जेक्टिविटी इन द सेंस ऑब्जर्व कर सकते हैं आप उसको, ठीक है? या मीजरेबल, मैंने आपको पहले बताई थी कि हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव जब भी आप लिखते हैं वो मीजरेबल फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे ही वर्ड को मैंने आपको यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल बताऊं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप मेजर कर सकते हैं। मैं आगे आएगा एक एग्जांपल, क्लियर? हाँ, न्यूमेरिकल इज डिफरेंट। न्यूमेरिकल फॉर्म जो होती है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। न्यूमेरिकल और इसमें क्या डिफरेंस मैं आपको समझ में आऊंगा, जो आप कंफ्यूज होंगे। स्पेसिफिक होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी जनरली मैंने कहा कि हमारा फोकस, मैंने आपको जनरल ऑब्जेक्टिव भी बताया था, स्पेसिफिक बताया था, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पे होता है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पर भी होता है, लेकिन हम जनरल भी कहीं कहीं लिखते हैं। मैंने डिफरेंस बताया था, कल समझ में आया था जनरल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है? रिलेवेंट होना चाहिए। कल रिलेवेंट की मैंने बात की थी आपसे, ठीक है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था मैंने आपको, क्या न्यूमोनिक बताया था मैंने ऑब्जेक्टिव का? स्मार्ट। स्मार्ट में एस किसको इंडिकेट करता है? स्पेसिफिक। एम किसको इंडिकेट करता है भैया? मीजरेबल को। और ए किसको इंडिकेट कर रहा? अटेनेबल, क्लियर? आर किसको कर रहा था? रिलेवेंट, रियलिस्टिक। अगर स्मार्ट में पूछे तो क्या है? रियलिस्टिक है, अगर अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक रिलेवेंट उसका हो सकता है। और टी किसको इंडिकेट करता है? टाइम। बस, वेरी गुड, ठीक है? रिलेवेंट का मतलब मैं कल बता चुका था, वही हाइपोथेसिस के अंदर है, नो नीड टू एक्सप्लेन। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए,
आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को ऐसा वर्ड यूज करें जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आगे मैं जब कैसे लिखते हैं वहां समझाऊंगा आपको ना। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इन सबको ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, मैं वेस्ट नहीं करूंगा टाइम को। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए कि जिसको आप इजी वे में उसको अंडरस्टैंड कर पाए, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आपने लिखी हुई है। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लियर, मोर अंडरस्टैंडेबल वे के अंदर, क्लियर। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स, जो भी आप हाइपोथेसिस कंडक्ट करने जा रहे हैं वो टेक्निक्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं, ये आपको पहले से ध्यान रखना है, उसी हिसाब से आपको लिखना है, क्लियर। पर्पजिवनेस होनी चाहिए, कोई भी हाइपोथेसिस पर्पस बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए, वेरीफाई कर सकते हैं जिसको अपन, अगर आप चाहो कि भैया ये मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूं तो मैं वेरीफाई उसको कर सकता हूं, ठीक है। एंड प्रोफंडिटी ऑफ इफेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो हाइपोथेसिस है उसका रिसर्च स्टडी पे इफेक्ट होना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है केवल। ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा नहीं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स नाम नाम से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्लियर। हाँ, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्लियर। आपके पास जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है, यस। ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्लियर। सोर्स में भी नाम नाम बता रहा हूं मैं आपको, ये भी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, जो सिग्निफिकेंस है उस पर मैं फोकस करके बात करूंगा, क्लियर। आपको हाइपोथेसिस के सोर्स कहां से मिल सकते हैं, जनरली थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से आप मिल सकता है, कोई प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग हुई है उससे मिल सकता है, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से मिल सकता है, या एकेडमिक कोई लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं जनरली वहां से आपको सोर्स मिल सकता है, क्लियर। केवल सोर्स आपके दिमाग पर है। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जनरली हमें एमसीक्यूज एग्जाम में मिलता है। भैया मैं हाइपोथेसिस की बात कर रहा था, अगर आप समझ पा रहे हैं, हाइपोथेसिस मैंने कहा था एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है या प्रिडिक्शन होता है या इमेजिनेशन है अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ द टू और मोर वेरिएबल, जो भी आप स्टडी के अंदर है उन्हीं के रिलेशनशिप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। यही आपको जनरली ध्यान रखना है एक ही लैंग्वेज में, ज्यादा इतनी कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट कहानी आती है भैया टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस, की हाइपोथेसिस किस किस टाइप की होती है, क्या। पहला जो ये टाइप, ये जो याद रखे आप, ये अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग टाइप से डिवाइड किया हुआ है। पहला जो डिवाइडेशन है दैट इज अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। आई थिंक इट्स क्लियर विद द नेम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, क्लियर। मैंने अभी आपको कहा था कि आप जो भी रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, किसी दो वेरिएबल के बीच में आपने रिलेशनशिप बताया, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में आपने रिलेशनशिप बताया, आपने कहा कि देयर विल बी एन इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, विल बी यूज कर रहा हूं मैं, विल नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस में यूज करना है, ठीक है ना, मैं गलत यूज किया, क्या देयर इज लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, इज द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर। आपने बताया कि स्मोकिंग का लंग कैंसर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट है, चाहे पॉजिटिव हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, ये आपने जनरली लिख दिया। एक आपने इमेजिनेशन किया, आपने प्रिडिक्शन लगाया, क्या। तो जब दो वेरिएबल के बीच में आप अगर जनरली कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भैया, सिंपल हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस। जब दो से ज्यादा वेरिएबल है, जब दो से, याद रखें, ध्यान से समझना, एमसीक्यूज बताऊंगा वहां पर कंफ्यूजन आएगा आपको। सिंपल में मैंने बताया आपको, हाइपोथेसिस समझ में आ गई, प्रिडिक्शन है, क्लियर। जब दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को आप प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप है, क्लियर, तो दैट इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। दो से ज्यादा वेरिएबल, दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को आप जब बताते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा जागना बस, क्लियर। सी सिंपल हाइपोथेसिस, इट इज द स्टेटमेंट that reflect the relationship between the two variable। यही बात की थी मैंने आपसे भी, क्लियर, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को। See the example, the lower the hemoglobin, the lower the hemoglobin, the higher the risk of infection among postpartum women। जो पोस्टपार्टम वुमन है उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन अगर कम लेवल है तो इन्फेक्शन के चांसेस भी क्या है भैया, ज्यादा है। एक दो वेरिएबल है, हीमोग्लोबिन है एक तो, और एक रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है। समझ में आई कहानी। तो दो वेरिएबल के रिलेशनशिप को आप जनरली क्या कर रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं, तो वो कौन सी है भैया, सिंपल हाइपोथेसिस। यहां तक कहानी क्लियर है,
ठीक है, ये समझना भैया, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है बहुत बार। अगर हाइपोथेसिस क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है कि टाइप्स ऑफ द हाइपोथेसिस आपको क्वेश्चन मिलेगा, अगर हाइपोथेसिस क्वेश्चन आता है तो। बाकी कहानी मैं इसलिए लिखता हूं, आपके नोट्स की वजह से लिखता हूं कि आप पढ़ना चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। सेकंड देखिए, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। इट इज अ स्टेटमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल। मोर देन टू वेरिएबल जहां पर आ जाएगा तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होगी भैया? आपकी कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी। सी द एग्जांपल, सेटिस्फैक्शन इज हायर। सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट तो कहानी यही क्लियर होगी, सेटिस्फैक्शन के बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इज हायर अमंग पेशेंट्स हु आर ओल्डर, जो ओल्डर एज के हैं, और जो कहा ड्वेलिंग मतलब जो रह रहे हैं कहां पे? रूरल एरिया के अंदर। ओल्डर एज के हैं और रूरल एरिया में, तो यहां दो हो गए। और कंपेयर कर रहे हैं आप देन दोज हु आर यंगर एंड ड्वेलिंग इन द अर्बन एरिया। मोर देन टू वेरिएबल हो गए, यहां पे ओल्डर भी है, यंगर भी है, रूरल भी है और अर्बन भी है। मल्टीपल वेरिएबल हो गए, समझ में आ रही है? ठीक है, तो जहां पर मल्टीपल वेरिएबल का रिलेशनशिप आप अगर बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उस हाइपोथेसिस को अपन क्या बोलते हैं भैया? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। क्लियर है भैया? सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कोई कंफ्यूजन? हाइपोथेसिस क्या है समझ में आई कहानी आपको? ठीक है, सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या समझ में आई? ठीक है, आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं दो वेरिएबल के बीच में तो सिंपल हो गई, मोर देन टू के बीच में कर रहे हैं वो क्या हो गई? आपकी कॉम्प्लेक्स हो गई। क्लियर है भैया? कहानी आगे बात करूं, ठीक है, ये दो बेसिस थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सेकंड बेसिस की बात करूं मैं, दैट इज एसोसिएटिव एंड कॉजल हाइपोथेसिस। माइन्यूट सा डिफरेंस है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम बट माइन्यूट सा डिफरेंस है। माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है? एसोसिएशन, आई थिंक इट्स अगेन क्लियर विद द नेम। एसोसिएशन मतलब दो चीजों का कहीं ना कहीं आपस में क्या है? रिलेशनशिप है। दो चीजों का कहीं ना कहीं क्या होता है? रिलेशनशिप है। क्लियर? एक मैंने आपको बताया एग्जांपल, मैं बार बार देता हुआ आ रहा हूं कि स्मोकिंग कॉजेज है लंग कैंसर। दोनों का रिलेशनशिप है, स्मोकिंग का लंग कैंसर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट, पुरानी स्टडीज आपने देखी होगी, रिलेशनशिप है। क्लियर? लेकिन जो स्मोकिंग है उसको आप चेंज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और लंग कैंसर क्या है भैया? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर? तो यही माइन्यूट सा डिफरेंस है एसोसिएटिव के अंदर और कॉजल के अंदर, कि भैया दोनों के अंदर क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, दोनों दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो जो एसोसिएटिव हाइपोथेसिस जो होती है वो जनरली क्या होता है? नेचुरल सेटिंग के अंदर, जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे, लेकिन दोनों चीज के बीच में क्या है भैया? रिलेशनशिप है। आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, इफ यू हैव लेस WBC काउंट, लेस WBC काउंट, क्लियर, देन यू आर मोर चांस फॉर द इंफेक्शन, मोर चांस फॉर द इंफेक्शन। इट्स अ नेचुरल, आपने कोई मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं किया है। समझ में आ रही कहानी? नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, है ना? कहानी क्लियर? तो दोनों में सिमिलरिटी है। मैंने कहा कि एसोसिएटिव और कॉजल दोनों सिमिलर है, क्लियर, लेकिन एसोसिएटिव जो जनरली मैंने वर्ड यूज किया जनरली नेचुरली है। नेचुरली दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या भैया? एसोसिएटिव है। और जो नेचुरली नहीं है वो क्या भैया? कॉजल रिलेशनशिप है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, समझ में आएगी कहानी। थोड़ा सा जागे फिर एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, जाग रहे हैं सब वैसे। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस मैंने लिखा, इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट अकर्स और एग्जिस्ट इन द नेचुरल सेटिंग। मैं इसको हाईलाइट करना भूल गया, इन द नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन। विदाउट मैनिपुलेशन आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, दिस हाइपोथेसिस इज यूज्ड इन द कोरिलेशनल रिसर्च स्टडी। एक आगे डिजाइन पढ़ाऊंगा मैं कोरिलेशनल टाइप की, वहां पे जनरली इसको लिखते हैं। सी द एग्जांपल, the lower the blood sugar level, lower the blood sugar level, the lesser the risk of infection among diabetic patient। जनरली आपने कहा शुगर लेवल डायबिटिक में ज्यादा होता है तो आपने कहा वुंड हील नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है कहीं, है ना, डायबिटिक डेक्यूबाइटिक अल्सर, और ये पढ़े हैं आप डायबिटिक पेशेंट के, जब आप ड्रेसिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट वालों का गाँव लेट भरता है ना, बिकॉज उनका ब्लड शुगर लेवल क्या हाई ज्यादा होता है ना।
और जो भी बैक्टीरियाज है उनके लिए तो एक भोजन है, वो तो बढ़िया है ना। आज भाई अच्छी जगह डिनर करने को मिला है उनको, इस तरीके से अगर डायबिटिक पेशेंट है उनको तो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर ब्लड शुगर लेवल डायबिटिक पेशेंट के अंदर कम है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी जो है वो जनरली क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। शुगर लेवल ज्यादा है डायबिटिक पेशेंट का तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या हीलिंग ऑफ द वुंड के जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। सिंपल कहानी, इट्स अ नेचुरल। क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूं, द लोअर द कॉस्ट ऑफ केयर, अगर जो भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसकी कॉस्ट जो है वो अगर क्या है, कम है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा। यार थोड़ी सी चीज में अपने को कहीं यहां से जाना है सपोज, और ऑटो में जाना है, 50 रुपए लग रहे हैं, अगर कोई दोस्त मिल गया लिफ्ट दे दी, अरे यार 50 बच गए यार, है ना, ऑब्वियसली, है ना, कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो द लोअर द कॉस्ट ऑफ केयर द हायर द सेटिस्फेक्शन अमंग द पेशेंट, इट्स अ नेचुरल। क्लियर। तो मैंने बेसिक डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, मैं कॉजल बताऊंगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। मैंने कहा ये नेचुरल सेटिंग में है, आप कोई मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं कर रहे, बाकी दोनों चीज सेम है। क्लियर। नेक्स्ट देखें आप, दैट इज अ कॉजल हाइपोथेसिस। कॉजल, मैंने कॉज और इफेक्ट बताया था, तब भी आपको अगर आपको रिलेटेड कर पा रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के, बताया था मैंने। इट प्रिडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का इफेक्ट बताया था मैंने आपको, जब कभी याद हो कुछ देख लेना क्लासेस, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग टू और मोर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द कॉजल हाइपोथेसिस रिफ्लेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। आप मैं चलो आपसे एक सवाल पूछूं, दो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं अगर आपको कहूं कि आपको इफेक्ट देखना है किसी चीज का, ठीक है, वेरिएबल के बीच में दो वेरिएबल है, ठीक है। सपोज मैं एनीमिक पेशेंट में चलो स्मोकिंग के बताता हूं, नहीं तो उसमें जनरली आप अगर जैगरी खा रहे हैं तो उसका एनीमिया पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे उससे, ठीक है। आप, मैं इतना तो पूछना चाह रहा हूं आपको कि आपको जो इफेक्ट देखना है, इफेक्ट किसी भी चीज का दो है, जैसे स्मोकिंग है और लंग कैंसर है, दो वेरिएबल है मेरे पास। एक वेरिएबल है मेरा डिपेंडेंट, कौन सा है डिपेंडेंट, लंग कैंसर, और स्मोकिंग कौन सा है भैया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे किसी चीज का इफेक्ट देखना है कि कहीं के इसका इफेक्ट है या नहीं। क्लियर। तो वो कौन से वेरिएबल पर देखेंगे अपन, कौन से वेरिएबल के ऊपर ऑब्जर्व कर पाएंगे अपन। इंडिपेंडेंट वाले कितने पहले बताओ, डिपेंडेंट वाले कितने हैं, दो ही तो ऑप्शन है। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, मैंने पढ़ाया है वेरिएबल्स तब मैंने बताया था इसके बारे में कि स्मोकिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लंग कैंसर डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये स्मोकिंग जो है इसका इफेक्ट देखना है कि भैया कि इफेक्ट होता भी है कि नहीं होता है, तो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे तो देख पाऊंगा, है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जनरली हम क्या देखते हैं, उसका आउटकम भी देखते हैं या इफेक्ट देखते हैं भैया, इफेक्ट। और उसको हमने आउटकम वेरिएबल भी कहा था, अगर याद हो कहीं पढ़ा हुआ हो तो, कहा था आउटकम वेरिएबल। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे आ रहा हूं, तो वही कहानी है भैया कॉज एंड इफेक्ट की। सो सी प्लीज, the causal hypothesis reflect the measurement of the dependent variable to examine the effect of independent variable, इसलिए मैंने बताया था आपको। क्लियर। तो ये कंफ्यूज ना हो लाइन से कि we can see the measurement of the dependent variable to examine the effect of independent variable का इफेक्ट देखने के लिए हम उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं भैया। क्लियर। which is manipulated by the researcher। अब कौन से वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, कौन से वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। आप लंग कैंसर को थोड़ी मैनिपुलेट कर पाएंगे, स्मोकिंग को ही कम ज्यादा कर पाओगे ना। तो वी कैन मैनिपुलेटेड ओनली द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने बहुत बार बता चुका हूं, और फिर ये गलत मत कर देना क्वेश्चन एग्जाम में, तो ये बहुत बार बता चुका हूं इसी चीज को मैं, और आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स, तो प्लीज इसको गलत ना करें। क्लियर। तो इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उसको और कौन सा वेरिएबल नाम दे सकते हैं अपन, नाम से, हाँ कॉज कह सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेट कर रहे हैं तो और से क्या नाम है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल, मतलब मैनिपुलेटेड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आल्सो कॉल्ड द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैंने जब वेरिएबल पढ़ाया था तो मैंने इसके बहुत सारे नाम बताए थे आपको, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड्स आप देख लेना।
सी द एग्जाम्पल, मैं कॉज एंड इफेक्ट बता रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए आप, प्रिविलेंस ऑफ, मैंने प्रिविलेंस का मतलब बता दिया आपको क्या होता है। एग्जिस्टिंग केस और न्यू केस मिलाकर के जो आप टोटल नंबर ऑफ केस की बात करते हैं उसका मतलब होता है प्रिविलेंस रेट, और टोटल केवल न्यू केसेज होता है वो इंसिडेंस हो जाता है भैया। ठीक है, ये कम्युनिटी का पार्ट सर पढ़ा रहे हैं आपको, सर बताएंगे इसके बारे में। क्लियर, मैं वर्ड आया इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। प्रिविलेंस ऑफ पिन साइट इंफेक्शन, या जनरली में कोई एक्सटर्नल फिक्सेशन लगाया आपने, रोड वोड लगाई है बाहर से, ठीक है, तो उसके लिए मैंने यूज किया पिन साइट। क्लियर, तो जो पिन साइट इंफेक्शन के जो चांसेस है, क्लियर, इज लोअर इन पेशेंट्स हु रिसीव्ड द पिन साइट केयर विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जो पिन साइट केयर कर रहे हैं उसमें चांसेस कम है एज कंपेयर टू जिसकी जो आप केयर कर रहे हैं पोवाइडिन आयोडीन से। पोवाइडिन आयोडीन भी है और आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, दो चीज है आपके पास। तो ये क्या है, आप इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप उसको NS यूज कर सकते हैं, पोवाइडिन आयोडीन कुछ और यूज कर सकते हैं। इनका जो पर डे का टाइम है वो चेंज कर सकते हैं, दिन में 2 बार नहीं करके 3 बार कर सकते हो, 4 बार कर सकते हो, 1 बार कर सकते हो, तो यू कैन मैनिपुलेट इट। तो याद रहे जहां पर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो कहानी आ जाए तो याद रखना वो क्या सा भैया, कोजल हाइपोथेसिस है, और जो नेचुरल सेटिंग के अंदर है, ठीक है, वो क्या है भैया, आपकी एसोसिएटिव हाइपोथेसिस। दोनों सिमिलर है, बस बेसिक डिफरेंस क्या है भैया, इतना सा है, वो नेचुरल में है और ये नेचुरल सेटिंग के अंदर नहीं है। समझ में आई कहानी? सिंपल हाइपोथेसिस क्या थी, समझ में आई? दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को सिंपल कहा था अपन ने, मल्टीपल वेरिएबल के रिलेशनशिप को अपन ने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स कहा था। एसोसिएटिव क्या थी भैया, दो चीज के बीच में रिलेशनशिप है बट नेचुरल सेटिंग के अंदर है, और जबकि कॉजल क्या है भैया, रिलेशनशिप तो है दो चीज के बीच के अंदर, लेकिन क्या भैया, एक दूसरे के ऊपर कोज इफेक्ट है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, नेचुरल सेटिंग के अंदर नहीं है। यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे बात करूं? ठीक भैया, क्वेश्चन मिल सकता है इसमें से, याद रहे अभी मैं क्वेश्चंस कुछ करवाऊंगा आपको लास्ट में, तब लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, आई थिंक अगेन इट्स क्लियर विद द नेम, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, जो भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट, जैसे आपने कहा कि स्मोकिंग का इफेक्ट जो है लंग कैंसर, स्मोकिंग कॉजिंग द लंग कैंसर, यहां तक समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि देयर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द लंग कैंसर, आइदर मैं आपको कहूं पॉजिटिव, आइदर मैं कहूं आपको नेगेटिव, और आइदर मैं कहूं कि नो रिलेशनशिप, बट आई गिव यू द डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव, आइदर नेगेटिव, और आइदर नो रिलेशनशिप, बट मैंने आपको कुछ कुछ डायरेक्शन दे दिया है, उसी डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, स्टडी को कंडक्ट करेंगे। आपके दिमाग में थॉट में पिक्चर यही रहेगी। समझ में आई कहानी? चाहे पॉजिटिव दे दे, चाहे नेगेटिव दे दे, चाहे नो रिलेशनशिप, आपने डायरेक्शन दे दिया है, इट मींस दैट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल। Directional hypothesis, it specifies not only the existence but also the expected direction of the relationship between the variable। वो क्या है? Directional hypothesis state the nature of the relationship between two or more variables, one two more कुछ भी हो सकता है, ये अलग बेसिस के ऊपर डिवाइडेशन है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द सिंपल और डायरेक्शनल और लाइक दैट। क्या? पॉजिटिव, नेगेटिव और नो रिलेशनशिप। एक ही स्टेटमेंट से मैं तीनों चीजें करके बताता हूं आपको। क्लियर? एग्जांपल देखें आप, पॉजिटिव है तो भी डायरेक्शन दे रहा है, नेगेटिव है तो भी डायरेक्शन दे रहा है, तो आपने कहा कि कोई नो रिलेशनशिप तो भी आपको क्या दे रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है। सी द एग्जांपल। एक और इंपॉर्टेंट चीज एग्जांपल से पहले, कि जो डायरेक्शन जो दे रहा है, आप जरूरी नहीं कि इसके अंदर क्या लिखे, कि पॉजिटिव वर्ड लिखे, नेगेटिव वर्ड लिखे या नो वर्ड लिखे, ऐसा जरूरी नहीं। उसकी जगह मैंने कहा, क्या नाम है, सुस्नेहा, ठीक है, पूजा, स्नेहा हैविंग द ग्रेटर नॉलेज देन पूजा, या मैंने कहा कि कृतिका हैविंग द ग्रेटर नॉलेज देन पूजा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि पॉजिटिव है, क्लियर, बट आई यूज द वर्ड ग्रेटर। क्लियर?
इट मींस इट अंडरस्टूड कि मैं हायर की बात कर रहा हूं, इसमें नॉलेज क्या है आपका ज्यादा है। तो मैंने कुछ टर्म्स लिखी है यहां पे, बता रहा हूं आपको कि द डायरेक्शनल टर्म्स आर यूज्ड टू स्टेट द हाइपोथेसिस सच एज, पॉजिटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, लेस, मोर। लेस मतलब क्या है? कम। आई एम टेलिंग स्नेहा हैविंग द लेस नॉलेज देन पूजा, स्नेहा हैविंग द मोर नॉलेज देन पूजा। क्लियर? तो लेस और मोर, बट ये आपको डायरेक्शन प्रोवाइड तो कर रही है किसी न किसी बात में। इंक्रीज और डिक्रीज, ग्रेटर और लोअर या लेजर, क्लियर? हायर और लोअर, ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जब आप स्टेटमेंट लिखा हुआ समझेंगे ना तो उसमें जो टर्म आएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये बता रहा है कि नहीं बता रहा रिलेशनशिप। तो आपके दिमाग में क्या होगा, एक ही पिक्चर होगी, यार इसमें पॉजिटिव तो लिखा ही नहीं है, इसमें नेगेटिव तो लिखा हुआ नहीं है, इसमें नो रिलेशनशिप तो लिखा हुआ नहीं है, इसमें ग्रेटर लिखा है, लोअर लिखा है। तो अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी कि भैया कि ये इंडिकेट कर रहा है, आपको सेंटेंस को पढ़ करके ये समझ में आना चाहिए कि ये किसी न किसी दिशा में आपको क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपको। क्लियर? आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल। सी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप, मैं इसी एग्जांपल से सारे बताऊंगा आपको ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन years of nursing experience and job satisfaction among the nurse। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कहीं न कहीं पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जितना आपका नर्सिंग का एक्सपीरियंस है ज्यादा, उतना आपका जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है, ज्यादा है। ठीक है? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, इट्स गिव द डायरेक्शन, आप उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। अब मैं क्या लिख सकता था, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द नर्सेस, लिख सकता था। तो भी क्या दे रहा है ये, डायरेक्शन। अगर मैं यहां पर कहता कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप, बट मैंने बता दिया एक तरह से आपको भी कोई रिलेशनशिप इसके अंदर नहीं है, तो आई जस्ट गिव द डायरेक्शन। क्लियर? समझ में आई कहानी? तो उसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। मैं नॉन डायरेक्शनल बताऊंगा तब आपको कंपैरिजन से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके बाद आपको क्लियर होगी कहानी। नॉन डायरेक्शनल, इसमें इट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स, सेम कहानी है, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई द एंटिसिपेटेड डायरेक्शन। आप पूर्वानुमान में कोई डायरेक्शन जनरली आप इसके अंदर नहीं बताते हैं। एंड नेचर ऑफ द रिलेशनशिप सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव आप कुछ भी नहीं बताते हैं। इट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द, ये सिर्फ इतना सा बताता है कि इनके बीच के अंदर क्या है भैया, रिलेशनशिप है, दो चीज के बीच में, ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि नो रिलेशनशिप है, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं इतना कह रहा हूं कि भाई इन दोनों के बीच में कहीं की रिलेशनशिप है। समझ में आ रही कहानी? एग्जांपल से समझे, एग्जांपल से समझ। मैंने वहां एग्जांपल दिया डायरेक्शन में, आपको पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और नो रिलेशनशिप हो सकता है, बट यहां देखिए आप एग्जांपल को, सी, उसी सेंटेंस को लिखा मैंने ताकि आपको क्लियर रहे। देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन the year of the experience and job satisfaction among the nurses। सिंपल सा लिखा, there is a relationship। मैंने यहां ये तो नहीं लिखा कि there is a positive relationship, या ये नहीं लिखा there is a negative relationship, और ये नहीं लिखा कि there is a no relationship, कुछ भी नहीं लिखा, only I am just using there is a relationship। तो it's didn't indicate the direction। अब आप निकालो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, दैट इज अ नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। एग्जांपल समझ में आया कुछ? कोई कंफ्यूजन हो पता है? डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव और नो, क्लियर? या उसके बिहाफ पे कुछ वर्ड आ सकते हैं, ग्रेटर, हायर, इंक्रीज, लोअर, लेस, कुछ भी आ सकता है। इट मींस वो इंडिकेट आपको करना है। अभी एमसीक्यूज कराऊंगा, समझ में आ जाएगा, और एमसीक्यूज में इंडिविजुअल पूछूंगा वापस से, है ना, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, तो इतना तो पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बात करूं भैया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कोई कंफ्यूजन है? क्या थी सिंपल, समझ में आई, दो वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स क्या थी, मोर देन दो वेरिएबल। एसोसिएटिव और कॉजल में क्या डिफरेंस था? एसोसिएटिव नेचुरल सेटिंग में है और कॉजल नेचुरल सेटिंग में नहीं है। जनरली वहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, समझना वो कॉजल हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शन जनरली आपको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, चाहे पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, चाहे नो हो सकता है। नॉन डायरेक्शन में कोई भी डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है।
जस्ट एग्जिस्टेंस करता है कि जो एग्जिस्टेंस है दोनों की चीज में रिलेशनशिप है, और वो पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं है मुझे पता नहीं है। नॉन डायरेक्शनल का वापस बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं, मैंने पहले क्या कहा था आपको कि स्नेहा हैविंग द मोर नॉलेज देन पूजा, मोर वर्ड यूज किया मैंने, ठीक है, मतलब डायरेक्शन दिया मैंने आपको, ठीक है। या मैं बात करूं आपको जैगरी है ना, गुड़, ठीक है, गुड़ का हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन पे क्लियर कि मैं दो पेशेंट है मेरे पास, सी सुने प्लीज, दो पेशेंट है मेरे पास, क्लियर। एक पेशेंट को मैंने क्या किया, दिन में 200 ग्राम जैगरी खाने के लिए मैंने उसको बोला, ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने उसको 100 ग्राम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स में डिवाइड करके मैंने बोला कि आपको जैगरी पर डे का यूज करना है, क्या, और मैं इसका इफेक्ट देख रहा हूं हीमोग्लोबिन पे कि गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। समझ में आई कहानी। और अगर मैं और स्टडी करना चाहूं तो एक पेशेंट का कंपेयर करूं, एक को मैं गुड़ नहीं खिला रहा हूं, उसका हीमोग्लोबिन देख रहा हूं, चलो मैं एक ही पेशेंट की बात कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन जैगरी एंड लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन, क्या डायरेक्शनल है। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन जैगरी एंड लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन, डायरेक्शन है नॉन डायरेक्शन है, डायरेक्शन दे रहा है, मतलब मैंने क्या कहा, पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव चाहे नो कुछ भी लिख दे, ठीक है। एक और वर्ड यूज कराऊं, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जैगरी एंड लेवल ऑफ द हीमोग्लोबिन, डायरेक्शनल है, क्लियर। नेक्स्ट यूज कर रहा हूं मैं, ये तो मैं सीक्वेंस से बोला इसलिए थोड़ा सा क्या आपको इजी समझ में आ गया, ठीक है ना। देयर इज a relationship between the jaggery and level of the hemoglobin। मैंने यहां पे न तो पॉजिटिव कहा न नेगेटिव कहा, आई एम जस्ट सेइंग कि देयर इज अ रिलेशनशिप, दो चीज के बीच में क्या है, ओनली रिलेशनशिप है, वो कुछ भी हो सकता है वो मुझे पता नहीं है, तो इट्स अ नॉन डायरेक्शनल। समझ में आई कहानी। और एग्जांपल देता जाऊंगा, जब एमसीक्यूज कराता जाऊंगा तब सोल्व करता जाऊंगा, है ना, क्लियर, क्योंकि मुझे एक बजे खत्म करना है, अभी बहुत सारा पढ़ना है, क्लियर। आज जो जो चीज पढ़ा हूं वो सारी एमसीक्यूज वाली चीजें हैं, उनमें से आएगी, आगे और भी बताऊंगा उस एमसीक्यूज की वजह से मैंने उनको डाला है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सबने सुना है और आप हमेशा स्टडीज में लिखते हुए आए हैं, क्लियर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है, दैट इज अ नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस। देयर इज अ नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, क्लियर। इसका मैं एक एमसीक्यूज कराऊंगा जब मैं सब सीरीज ऑफ एमसीक्यूज कराऊंगा तब, क्यों अभी तो आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा वो, तब आप उसको 99.99% गलत करेंगे उसको, मुझे उम्मीद है पूरी, मैंने भी गलत किया था उसको, है ना, वो डेटा के बेस पे है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि समझना बहुत, कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्लियर। नल को आप समझ रहे हैं कैसे, नील, नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, देयर इज अ नो रिलेशनशिप। मैंने कहा अलग अलग बेसिस के ऊपर डिवाइड है, आप इनको कंबाइन मत लेना, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, फिर कंफ्यूजन में डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल नल क्या है, वो एक अलग बेसिस पे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव एंड कॉजल, क्लियर। देन इससे पहले क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, देन मैं बात कर रहा हूं नल हाइपोथेसिस एंड रिसर्च हाइपोथेसिस, क्लियर। तो याद रहे नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी जो एग्जिस्टेंस वेरिएबल है उसके बीच में वो कहे कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप, नेगेटिव नहीं, नो रिलेशनशिप की बात करता है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, नल हाइपोथेसिस। अगर वो कहे कि इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है तो उसको क्या बोलते हैं भैया, रिसर्च हाइपोथेसिस या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, पर यहां पे मैं नल और रिसर्च की बात कर रहा हूं, क्लियर, समझ में आई कहानी, समझे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, नल हाइपोथेसिस को आप जो इंडिकेट करते हो किसे करते हैं भैया, H0 से करते हैं, H0 से। अगर आपकी स्टडी के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स है, मल्टीपल, तो आप उसको H01, H02, H03 करके भी आप उसको लिख सकते हैं, पर जहां H0 लिखा हुआ आ रहा है इट मींस इट इंडिकेट ये क्या है भैया, नल हाइपोथेसिस। आपको सीधा एमसीक्यूज में मिल सकता है, क्लियर, कि नल हाइपोथेसिस को है आप किस तरीके से आप इंडिकेट करता है, तो H0 जीरो लिखा हुआ है इट मींस वो क्या है भैया,
नल हाइपोथेसिस। लेकिन लोग कंफ्यूज कहां होते हैं, जब वहां लिखा हुआ आता है H01 या H02 लिखा हुआ आता है। वो 01 वो नल ही है, लेकिन नल की एक आप बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो 1 2 3 हाइपोथेसिस बनाते हैं आप, है ना, 2 3 बनाते हैं। तो H01 H02 H03 H04 कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो याद रहे वो क्या है भैया, आपकी नल हाइपोथेसिस है। अगर H1 जीरो नहीं, H1 H2 H3 H4 लिखा जाए वो क्या है, आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस है। समझ में आ रही कहानी? ठीक है, यहां से एमसीक्यूज मिलता है भैया, थोड़ा ध्यान से देखें। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। एक क्वेश्चन आया हुआ है भैया, अभी आई थिंक ट्यूटर वाले एग्जाम में भी आया है, और मैंने 1 2 एग्जाम दिए, दोनों में मुझे एक क्वेश्चन मिला था। ये नागपुर ट्यूटर में था और किसी एग्जाम में था। नोट से तो काफी टाइम से दिया नहीं है ना, तो मुझे आइडिया नहीं है आया कि नहीं आया। तो अगर किसी आप लोगों ने दिया होगा तो ये पूछा गया था, इसका रिसर्च हाइपोथेसिस का दूसरा नाम पूछा गया था, इसका नहीं था। तो हो सकता है नल का पूछ ले, तो याद रहे अनदर नेम ऑफ द नल हाइपोथेसिस इज द स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ये याद रहे आपको, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको मैं जब आपको रिसर्च स्टडी बता रहा था पहले, तो मैंने आपको एक लाइन कहा था कि हम स्टडी के अंदर क्या करते हैं भैया, नल हाइपोथेसिस को ही लास्ट में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। आपने कहा, आई एम जस्ट गिवन द एग्जांपल, आपने कहा कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड द लंग कैंसर। ये आपने लिख दिया, लाइन हाइपोथेसिस लिख दी, ठीक है। अगर आपने कहा, अगर मैं रिजल्ट निकालूंगा और कोई भी रिलेशनशिप नहीं आएगा स्मोकिंग में और लंग कैंसर में जो आपने लिखा है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, कि जो मैंने लिखा है वो क्या है भैया, एक्सेप्ट कर ली मैंने। अगर उसमें रिलेशनशिप आया, क्लियर, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि रिलेशनशिप आया और आप तो कह रहे नई रिलेशनशिप है, तो मेरी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी भैया, रिजेक्ट हो जाएगी। इसी से मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर बताऊंगा बाद में। बट याद रहे कि रिसर्च स्टडी के अंदर अपन नल हाइपोथेसिस को ही क्या करते हैं, आइदर एक्सेप्ट करते हैं और आइदर रिजेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ठीक है, तो याद रहे कि जब हम उसको उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल मतलब क्या होता है, डाटा एनालिसिस एक तरह से। क्लियर, तो आपको याद रहे इसी को अपन क्या बोल देते हैं भैया, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है यार अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सी है, रिसर्च कौन सी है, क्या इसका नाम तो अल्टरनेटिव नहीं है नल का, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि नल को ही हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो उसी का एनालिसिस होता है एक तरीके से, तो उसी को क्या बोलते थे भैया, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल मतलब डाटा एनालिसिस। समझ में आई कहानी? It is used for the statistical testing and interpretation of the statistical outcome. It states the existence of the no relationship between the variable. इसको आप फोकस करें, no relationship, not negative. फिर फोकस कर रहा हूं मैं आपको, not negative is a no relationship. Clear? लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर स्टेटमेंट आता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव को नल समझते हैं, लेकिन वो नल नहीं है। नल क्या बताता भैया कि दो चीज के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव नहीं बताता ये आपको। क्लियर? क्योंकि नल मतलब उसको लगता है कि नेगेटिव एक तरह से। सी द एग्जांपल, बहुत बता चुका हूं मैं बीच बीच में आपसे, ठीक है, जो लिखा हुआ बता देता हूं। देयर इज द नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ द मायोकार्डियल इंफार्क्शन। स्मोकिंग का मायोकार्डियल का इंफार्क्शन होने के जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल नहीं है। अब आप इसको स्टडी करेंगे, स्मोकिंग वाले पेशेंट को देखेंगे आप, एमआई हो रहा है आपको, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसी को अपन गलत एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर देते हैं, उसी को टाइप 1 और टाइप 2 एरर बोलते हैं, मैं बताऊंगा आपको बाद में। क्लियर? पर ये याद है, नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। समझ में आ गया, नो रिलेशनशिप। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, दैट इज द रिसर्च हाइपोथेसिस। और इसको किससे इंडिकेट करते हैं भैया, H1। उसको 0 से कर रहे हैं, इसको 1 से कर रहे हैं। ठीक है, तो यार लिखा हुआ आ जाए भैया, रिसर्च हाइपोथेसिस को कैसे इंडिकेट करते हैं, तो H1 से। क्लियर है भैया? बात करूं आगे। इट इज ऑल्सो नोन, ये क्वेश्चन आया था उसमें, है ना, ऐसे मैंने उसका भी डाला। इट इज ऑल्सो नोन एज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अल्टरनेट है नल का, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, अल्टरनेटिव। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, याद करना है। इट्स डिपेंड ऑन योर मेमोरी, है ना, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, लिखा हुआ है कहानी। ठीक है, याद रहे कि भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है भैया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। क्या?
बस मैंने बताया आपको कि जब एग्जाम में लोग जब जाते, यह क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस, तो उस पर अल्टरनेटिव भी था, स्टैटिस्टिकल भी था, तो लोग कंफ्यूज होते हैं यार स्टैटिस्टिकल में और अल्टरनेटिव में। तो इससे मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि नल उसी में काम आती है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के अंदर, तो नल का ही नाम क्या है भैया आपका स्टैटिस्टिकल है, और रिसर्च का क्या है भैया बचा हुआ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये याद करने का तरीका है। क्लियर? It states the existence of the relationship between the two or more variable. Clear? अब मैंने यहां पे जो एग्जांपल दिया है इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। आप इसको देखें, there is relationship between smoking and incidence of the lungs cancer या coronary artery disease CAD। स्मोकिंग का लंग कैंसर के ऊपर या सीएडी पे रिलेशनशिप है। पहली मैं बात करूं इस स्टेटमेंट को, आप देख के मुझे बताएं कि ये डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल, जिससे पूछो बताए केवल। वेट, ये डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? रेज द हैंड। ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा, अभी तो मैं नल और रिसर्च बता रहा हूं, लेकिन एक हाइपोथेसिस मल्टीपल हो सकती है ना? तो ये डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है? बॉयज कोई एक, कोई भी आपके लिए छूट है, कोई भी एक बता दो मुझे, तो आप में से कोई भी एक आदमी बता दो मुझे। एनीवन? ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड इंसिडेंस ऑफ द लंग कैंसर, कौन बता रहा है? रेज द हैंड। तो मुझे पता चला किसने बताया। आप बताया नॉन डायरेक्शन, आप क्या बता रहे हैं? आप पीछे, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जब एमसीक्यूज बताऊंगा तो नॉन डायरेक्शनल। आप में से कोई? अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, अभी भी कहा, अभी है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। आप सब पढ़ चुके हैं रिसर्च, शायद सेकंड बार पढ़ रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, लेकिन जब अभी अभी पढ़ा है तो सोल्व नहीं कर पाए तो कैसे कर पाएंगे? कोई बात नहीं। मैंने कहा था आपको कि जहां पर चाहे पॉजिटिव लिखा है, चाहे नेगेटिव लिखा है, चाहे नो रिलेशनशिप लिखा है, वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जहां पर सिंपल सा लिखा है देयर इज अ रिलेशनशिप ओनली, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि नो है, ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल नहीं। दो लोगों ने कहा ना कि नहीं पता चला, नहीं, उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने कहा कि पता नहीं चला हमें, तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, पता क्यों नहीं चला। अभी मैं बताया ना मैंने आपको, जस्ट कोई बात नहीं, लास्ट में मैं 5 मिनट और रिवाइज करूंगा, तब उसमें जहां भी कंफ्यूजन लगे। अभी मैं एमसीक्यूज कराऊंगा, अभी तक तो जस्ट बताया मैंने, अभी एमसीक्यूज कराऊंगा तो समझ में आएगी कहानी, ठीक है। तो याद रहे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है यहां पर, मैंने आपको कहा था नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? नो रिलेशनशिप। ये समझ में आई? अल्टरनेटिव आइदर मैं यहां पे पॉजिटिव लिख सकता था, आइदर मैं यहां पे नेगेटिव लिख सकता था, क्लियर, लेकिन मैंने सिंपल सा लिखा देयर इज अ रिलेशनशिप। मैंने नो नहीं लिखा, बट मैंने क्या लिखा? ओनली देयर इज अ रिलेशनशिप। तो वो भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा है तो यार ये भी नल होगी, तो ये नल नहीं है। जहां पर केवल नो रिलेशनशिप लिखा हुआ है तो याद रहे वो नल हाइपोथेसिस है, इसके अलावा जो कुछ भी लिखा हुआ वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है, इसमें देयर इज अ रिलेशनशिप ओनली, क्लियर, और एमसीक्यूज में क्लियर होगा, इसलिए मैं नॉट लिखा। अभी आपसे पूछा ना कि डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल है। अ रिसर्च हाइपोथेसिस, ये वाली, कुड बी सिंपल हो सकती है, सिंपल हो सकती है, आपने कहा ना 2 वेरिएबल के बीच में सिंपल हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, डायरेक्शनल हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल हो सकती है। ये नॉन डायरेक्शनल थी, मैं यहां पे पॉजिटिव लिख देता तो क्या हो जाती? डायरेक्शनल हो जाती, ठीक है, और एसोसिएटिव और कॉजल भी हो सकती है। समझ में कहानी? इससे मैंने स्पेशल नोट लिखा है, क्लियर? आगे बढ़ू? ये मेरे टाइप्स थे भैया, ठीक है। फिर से बात कर लूं मैं आपसे, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, अभी लास्ट में मैं समझाऊंगा वापस से आपको, जो भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एसोसिएटिव, कॉजल, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, क्लियर, और नल और रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अनदर नेम याद रखें, कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या होता है वो ध्यान रखें, मेन कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है, कैसे इंडिकेट करते हैं, वो मेरा रोल नहीं है ना, मतलब बीइंग ए टीचर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, क्लियर। कैसे लिखते हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, मैं उस पर आपको सिंपल से बात करूंगा, ठीक है। हाउ टू राइट द हाइपोथेसिस, हाउ टू फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ऑलवेज रिटन बिफोर स्टार्टिंग द स्टडी, मैंने बताया था आपको पहले भी,
बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द स्टडी हम पहले से लिखते हैं और लास्ट में जब स्टडी हो जाती है हम उसको क्या करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। क्लियर? तो उस चीज के बेस में हम कंक्लूजन लिखते हैं। नॉट बी चेंज आफ्टर द स्टडी रिजल्ट्स आर एग्जामिन। रिजल्ट स्टडी आपने एग्जामिन करके थोड़ी चेंज कर सकते हो। नहीं 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 यार, ये नहीं लिखी थी मैंने, पहले ही लिख देते हैं, चाहे नल लिखी चाहे आपने अल्टरनेट लिखी, जो भी लिखी है वो एक्सेप्ट होगी या आपकी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन बाद में आप हाइपोथेसिस को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? पहले ही हम स्टडी के अंदर लिख देते हैं। हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड यूजिंग द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बताया था मैंने पहले भी आपको, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखते हैं और कौन सा टेंस में लिखते हैं भैया, प्रेजेंट टेंस में। वैसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट जो रिसर्चर है उनके लिए जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। एग्जांपल देखें, क्रिटिकली इल पेशेंट, क्रिटिकली जो इल पेशेंट है, रिसीव कंटिन्यूअस नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग, आप उसको दे रहे हैं, एक्सपीरियंस द फ्यूअर जीआई प्रॉब्लम कंपैरेटिवली क्या है, जो जिसको आप बोलस दे देते हैं एक साथ, ठीक है, तो जिसको आप जिसको कंटिन्यूअस दे रहे हैं टुकड़ों में, ठीक है, वो उसको कम जीआई प्रॉब्लम हो रही है और जिसको बोलस दे रहे हैं उसको ज्यादा हो रही है। तो क्या लिखा, क्रिटिकली इल पेशेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई लाइन है, ये बताना चाह रहा हूं मैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। क्लियर? प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा हुआ है। बोलस का मतलब एक साथ, बोलस इंडेक्स एक साथ, जब आप आईवी देते ना, बोलस दे दो भैया इसको, है ना, जैसे आपको ग्लूकोज देना है डेक्सो 25%, ठीक है, 50 ml बोलस दे दो एक साथ, है ना, हाइपोग्लाइसेमिया चला गया तुरंत बोलस, एक साथ, कॉमन टर्म है। हाइपोथेसिस मस्ट बी स्टेटेड इन द एम्पिरिकली टेस्टेबल फॉर्म, बता चुका हूं मैं इसके बारे में आपको, टेस्टेबल फॉर्म में होनी चाहिए। इसको कैसे बताता हूं मैं आपको, एक्सप्लेन करता हूं आपको मैं एग्जांपल्स। अब देखेंगे आपकी मैंने टेस्टेबल फॉर्म में और नॉन टेस्टेबल फॉर्म में अंतर क्या है, बहुत बेसिक बारीकी सी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। यहां से आप देखें, यहां पे एक मैंने हाइपोथेसिस बनाई है, ठीक है, मैंने लिखा है यहां पे कि नर्स प्रैक्टिशनर्स, जो भी नर्स प्रैक्टिशनर है, क्लियर, आर बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइडर देन द फिजिशियन। नर्स प्रैक्टिशनर आर बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइडर देन द फिजिशियन। मैंने अब वर्ड यूज किया बेटर, ठीक है। हाउ यू आइडेंटिफाई, मैं कैसे कह सकता हूं कि ही इज या शी इज बेटर देन हर? डायरेक्शन तो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं कि किस वे में अपन लिखें, कैसे वर्ड का यूज करें। मैंने आपको बताया था ग्रेटर और लोअर, इंक्रीज और डिक्रीज, पॉजिटिव और नेगेटिव, हायर और लोअर, ये जो वर्ड बताए थे आपने आपको, ठीक है। तो क्या बेटर को आप, मैं कह रहा हूं कि शी इज बेटर देन हर, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप बेटर वर्ड को आप कैसे करेंगे कि बेटर, बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, बेटर कैसे कर सकता हूं मैं, बेटर कहूंगा तो कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट है, मैं कैसे इवैल्यूएट करूंगा? हायर तो है, हायर तो मैं तो एक तो मैं कह सकता हूं कि शी हैज ग्रेटर नॉलेज देन हर, तो मैं उसका नॉलेज असेस कर लूंगा, मुझे पता चल जाएगा इसका नॉलेज ज्यादा है। क्लियर? मैं कहूंगा ये बहुत तेज भागती है इसके कंपेरिजन में, मैं दौड़ा के देख लूंगा 100 मीटर दोनों को, है ना, जो तेज भागेगी जल्दी भागेगी, मैं कहते हैं भैया ये तेज है, समझ में आ रही? तो मैं ऐसा वर्ड यूज करूं जिसको मैं मेजर कर सकूं, टेस्ट कर सकूं, लेकिन मैं बेटर वर्ड का यूज किया मैं उसको टेस्ट नहीं कर सकता। कैसे करूंगा? मैं कहूंगा ये बेटर है इससे, कैसे कह सकता हूं? बहुत सारे एस्पेक्ट है, हो सकता है कि मैं इंटेलिजेंसी में ये होशियार हो लेकिन खेलने में ही होशियार हो। सचिन तेंदुलकर 10वीं पास था लेकिन महान क्रिकेटर है भैया, बुक है उसकी, बुक में चैप्टर है उसका, हाँ, आई थिंक महाराष्ट्र में जो भी बुक चलती है उसमें सचिन तेंदुलकर ऊपर चैप्टर है, 10वीं पास है वो। तो मैं कह दूं कि नहीं यार तुमने बीएससी नर्सिंग किया तो आप बेटर हो सचिन तेंदुलकर से कि वो 10वीं पास ही है केवल, कैसे कह सकता हूं? हाँ हाँ, जो भी है, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट है, मेरे कहने का मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट है। तो जो बेटर वर्ड जो हमने यूज किया है वो बेटर वर्ड इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। क्लियर? तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसी हाइपोथेसिस को मैं वो बता रहा हूं आपको। सी प्लीज प्लीज, in this example the hypothesis is not empirically testable because better is a value word that cannot be objectively measured। better word को हम मेजर नहीं कर सकते। so to make this hypothesis empirically testable form के अंदर बनाना चाहता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा कि नर्स प्रैक्टिशनर जो है spent more time in teaching to the client या patient। जब तक वो डिजीज वेरीफाई नहीं होती तब उसको क्लाइंट वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज जब डिजीज हो जाती है तो पेशेंट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। तो नर्स प्रैक्टिशनर स्पेंट
more time in teaching to the client about the preventive healthcare practice। जो भी प्रिवेंशन के बारे में आप टीचिंग करते हैं, हेल्थ एजुकेशन लाइक, ठीक है, आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं टीचिंग देने में क्लाइंट या पेशेंट को एज कंपेयर टू द फिजिशियन। मैं टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आप अपने पेशेंट को 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, आपने 5 पेशेंट देखे, आपने 5 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर आपने 25 पेशेंट देखे, उनको अच्छे से आपने टाइम दिया, क्लियर। आपने 5 घंटे के अंदर 100 पेशेंट देखे, फिजिशियन है, क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नर्स प्रैक्टिशनर है, ठीक है, ही और शी स्पेंट मोर टाइम टू द टीचिंग टू द क्लाइंट या पेशेंट अबाउट द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या अबाउट द हेल्थ एजुकेशन डिजीज के बारे में। तो मैं उसको मेजर कर सकता हूं टाइम को, समझ में आ रही मेरी बात, लेकिन मैं बेटर वर्ड को मेजर नहीं कर सकते। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसको टेस्टेबल फॉर्म के अंदर जनरली हमें लिखनी होती है। समझ में आई कहानी, क्लियर। इससे एमसीक्यूज नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, है क्या? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, बस ये कि हम कोई चीज मिस ना करें इसलिए मैं बताता हुए चल रहा हूं आपको, क्लियर। तो आपको याद है टेस्टेबल फॉर्म के अंदर लिखना है, और कुछ वर्ड क्या क्या यूज करना है मैंने आपको बता चुका हूं कि ग्रेटर, लोअर, इंक्रीज, डिक्रीज, पॉजिटिव, नेगेटिव। हियर द टर्म टाइम कैन बी मेजर्ड एम्पिरिकली इन टेस्टेबल फॉर्म। इट इज बेटर देन, इट्स नेक्स्ट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर करता चल रहा हूं। प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, किस टाइप का स्टेटमेंट लिखना है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखना है, एम्पिरिकली टेस्टेबल फॉर्म में लिखना है। और याद रहे कि एक हाइपोथेसिस जब आप लिखते हैं उसके अंदर सिंगल प्रिडिक्शन हो, आपने ऐसा ही नहीं लिखा एक में ही कि देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव और नो रिलेशनशिप बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, है ना। एक जो आप हाइपोथेसिस लिख रहे हैं उसमें केवल एक ही प्रिडिक्शन आपका हो, आइदर पॉजिटिव है, आइदर नेगेटिव है, आइदर नो रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर आप दोनों लिखना चाहते हैं तो अलग अलग करके आप उसको लिख सकते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, नल हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही कहानी? तो याद रहे सिंगल होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट कि जब भी हाइपोथेसिस, मैंने आपको बताया ना रिसर्च और नल हाइपोथेसिस 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो नंबर ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द 6 और लेस, 6 या 6 से कम, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सेस हाइपोथेसिस, जितनी ज्यादा हाइपोथेसिस होगी बहुत ज्यादा स्टडी आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्लियर। तो याद रहे नंबर जो हाइपोथेसिस का है 6 या 6 से लेस होना चाहिए। नंबर जैसे हाइपोथेसिस बता मैंने कहा कि देयर इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम या लेसन प्लान ऑन नॉलेज स्कोर और पोस्ट टेस्ट का नॉलेज स्कोर का जो है और स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम जो है उसका कहीं ना कहीं आपस में रिलेशनशिप है। सेकंड मैंने बनाई कि देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक वेरिएबल जो मेरे थे, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमेरिड, उसका नॉलेज स्कोर से, कि हो सकता है मेल को ज्यादा नॉलेज है, फीमेल को कम है, मैरिड को ज्यादा नॉलेज है, अनमेरिड को कम है, बीएससी को ज्यादा है, जीएनएम को कम है, या एमएससी को कम है, क्लियर। तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द डेमोग्राफिक वेरिएबल और नॉलेज स्कोर। एक मैंने हाइपोथेसिस बनाई कि देयर इज ए स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम जो मैं बताया, लेसन प्लान जो है उसका रिलेशनशिप किससे, नॉलेज पोस्ट टेस्ट के नॉलेज स्कोर से कहीं रिलेशनशिप है। दो बनाई। तो ऐसे आप 2 3 4 जो भी आपकी स्टडी होती है उसके अकॉर्डिंग जब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं तब बहुत सारी चीजें बनती है। तो इट रेस्ट्रिक्टेड टू द 6 और लेस, जनरली 6 या 6 से जनरली क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जनरली हम 1 या 2 ही बनाते हैं, जितनी ज्यादा बनाओगे उतनी आपकी आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड आपकी स्टडी हो जाएगी। बस इतना सा कहना चाह रहा हूं मैं, याद रहे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, जब मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखवाया था उसके कंपोनेंट बताए थे मैंने 5, अगर याद है तो। कल इससे एमसीक्यूज भी किए थे अपन ने। क्या क्या था, कुछ बता सकते हैं मेरे को? ऊपर से चलते हैं। रिसर्च डिजाइन था, ऑब्जेक्टिव या पर्पस थे, वेरिएबल्स थे, ठीक है, पॉपुलेशन थी और सेटिंग थी, बताई थी मैंने। सेम हाइपोथेसिस जो लिखते हैं ये अब समझने वाली कहानी है। लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, द 4 कंपोनेंट ऑफ ए हाइपोथेसिस मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। जब आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो 4 कंपोनेंट उसके अंदर जनरली होने चाहिए। वो कौन कौन से मैं आपसे बात करता हूं, क्लियर। पहला,
डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपकी, और मैंने आपको अभी पहले बात कर ली कि जनरली हाइपोथेसिस कहां लिखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में, तो वहां पर जनरली आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेंगे, तो उसमें इंक्लूड होना चाहिए जो भी लिखते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, उससे भी आपको समझ में आएगा। एक नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, नेचर मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, नो रिलेशनशिप, ठीक है, देयर इज अ रिलेशनशिप, कुछ भी, मतलब जो भी नेचर है वो आपको जनरली इसमें मेंशन करना है, ठीक है। सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन, जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, वो भी हाइपोथेसिस में आपको मेंशन करना है। चौथी चीज जो मैं अभी नहीं बताऊंगा पर याद रहे, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, फॉर एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, सैंपलिंग और जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे बात करूंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या चीज होती है, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये तीन चीजों समझ में आई, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड करना है, उनका रिलेशनशिप बताना है, और स्टडी की जो पॉपुलेशन है वो आपको जनरली लिखनी है। क्लियर है भैया? एक एग्जांपल से मैं बात करता हूं, उस एग्जांपल में कैसे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल देखें आप, पेशेंट अंडरवेंट एंजियोग्राफी, जस्ट पेशेंट अभी एंजियोग्राफी से आया है, क्लियर, पेशेंट अंडरवेंट एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी समझते हैं? ग्राफी एक होता है स्कोप, स्कोपी और ग्राफी दोनों में विजुलाइज करते हैं, दोनों में स्टडी करते हैं। स्टडी के लिए तो हम स्कोप यूज कर रहे हैं, जहां पर भी हम डाई यूज कर रहे हैं, डाई, आयोडीन, बेरियम, जो भी, जहां पर भी हम डाई यूज कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं, दोनों में विजुलाइज करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ द डाई जहां यूज कर रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं वहां पर वर्ड लगाते हैं ग्राफी, और जनरली स्कोप से डायरेक्टली विजुलाइज कर रहे हैं वहां यूज लगाते हैं स्कोपी। क्लियर? ये एमएसएन का पार्ट है, वर्ड आया इसलिए बता रहा हूं। पेशेंट अंडरवेंट एंजियोग्राफी रिसीविंग द, जहां चाहे फिमोरल से हुई चाहे रेडियल से हुई, जिससे भी हुई है ना, दो ही जनरली रूट यूज करते हैं, रेडियल आर्टरी कर सकते हैं, फिमोरल कर सकते हैं। क्लियर? तो सपोज रेडियल यूज किया आपने, कर दिया आपने, आर्टरी में बहुत प्रेशर होता है, कट लग जाए आर्टरी में, धार निकलती ऊपर तक, है ना, बहुत प्रेशर होता है भैया, बहुत टाइट प्रेसिंग बैंडेज चाहिए, प्रेशर ड्रेसिंग। क्लियर? तो जो एंजियोग्राफी करके आया है, आपने सपोज रेडियल से हुआ है, उसको आपने ट्रांसपेरेंट फिल्म, जो टेगाडर्म वाली होती है वो लगाई आपने, ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग, हैव फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, जिसको ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाई है उसको ब्लीडिंग के कॉम्प्लिकेशन क्या थे? फ्यूअर, कम थे, एज कंपेयर टू पेशेंट हु रिसीव द प्रेशर ड्रेसिंग, जिसको आप लोग प्रेशर से डायनाप्लास्ट लगा के चिपकाते हैं, ठीक है, खींच के बस, है जाम हो जाए आदमी। ठीक है, तो दो, ये जस्ट हाइपोथेसिस है, हम हाइपोथेसिस बनाई है कि जो पेशेंट एंजियोग्राफी से आया है उनको आपने दो ड्रेसिंग, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाई है और प्रेशर ड्रेसिंग लगाई है, तो जिसको ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगाई है उसके अंदर क्या है देखने को मिलते हैं? फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ये आप स्टडी करोगे बाद में, अब किसमें कम मिलते हैं, बस ये आपने अनुमान लगाया कि जिसको ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग लगी है उसमें कम कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली प्रेशर ड्रेसिंग, ये आपने अनुमान लगाया। अब ये सही होगा या नहीं होगा तो बाद में जब स्टडी करेंगे तब कहानी पे पता चलेगा। क्लियर? अब मैं इसके अंदर, आप मुझे बताएं, पहले आपसे पूछता हूं, ठीक है, फिर मेरा नंबर है। क्लियर? आप मुझे बताएं इसके अंदर स्टडी पॉपुलेशन कौन सी है? राइट है, जो पेशेंट्स एंजियोग्राफी से आए हैं वो आपकी क्या है? पॉपुलेशन है। समझ में आई कहानी? इसके अंदर मैंने आपको सेकंड वन बताया था, रिलेशनशिप, है ना, दो चीजें हैं यहां पे, प्रेशर ड्रेसिंग और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो कहां लिखा है इसके अंदर रिलेशनशिप? फ्यूअर, फ्यूअर का मतलब क्या हुआ? कम। मैंने क्या कहा था? फ्यूअर, लेसर, ग्रेटर, हायर, इंक्रीज, डिक्रीज, नेगेटिव, पॉजिटिव, इसलिए मैंने वर्ड बताया था आपको, इसीलिए मैंने वो वर्ड बताया था आपको कि आप वहां देखेंगे आपको लग रहा होगा यार सर ने तो पॉजिटिव नेगेटिव बताया, कि लिखा हुआ ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव, तो है ना। क्लियर? इसलिए मैंने वो वर्ड बताया था आपको। फ्यूअर का मतलब क्या है? कम कॉम्प्लिकेशन। आपने कहा कि जो इसको ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग है उसको कम कॉम्प्लिकेशन है, और जो प्रेशर ड्रेसिंग वाला उसको ज्यादा, एक तरह से ये कहना चाह रहा है। क्लियर? तो फ्यूअर कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या है? आपका रिलेशनशिप है ना, डायरेक्शनल है, और कह दूं मैं क्या है? डायरेक्शनल है। समझ में आई कहानी? क्लियर? और थर्ड क्या चीज देखा था इसमें? थर्ड क्या देखा था? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अब चार पॉइंट बताया था ना आपको। हाँ चलो, डिपेंडेंट, अब मुझे आप बताया इसमें
हाँ, फर्स्ट वाली चीज रह गई थी। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? अब बहुत आपका सवाल है और आपको अपने आप सोचना है, डोंट टॉक। एक बताया, मुझे सोच के बताया यार, बहुत अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। और भी बताओ, सब बताओ, सबको। मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट क्रिटिकल थिंकिंग का है, याद करने वाला नहीं है सब्जेक्ट ये। ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस क्या है? डिपेंडेंट है। और ड्रेसिंग क्या है? इंडिपेंडेंट है। ड्रेसिंग चाहे कोई भी ड्रेसिंग है, चाहे ट्रांसपेरेंट है, चाहे, समझ में आई कहानी? अगर आप ड्रेसिंग वो लगाएंगे तो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, तो आप ड्रेसिंग को चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें से मैनिपुलेटेड वेरिएबल कौन सा है? कौन सा है? ड्रेसिंग। बस है, समझ में आ रहा है? चलिए सी, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। वो किस पर इंडिपेंडेंट कौन सा हो गया? टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग, जो भी है, चाहे ट्रांसपेरेंट टेप हो सकता है, चाहे प्रेशर ड्रेसिंग हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही मिले, हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट देकर के भी बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। समझ में आई? इसमें कवि यही कहना चाह रहा है, क्या रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या रिलेशनशिप? आपने कहा प्रिडिक्टिंग फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, आपने कहा प्रिडिक्ट किया कि फ्यूअर ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन होगा। लास्ट, सब्जेक्ट इन द पॉपुलेशन, आपने कहा पेशेंट हु अंडरवेंट द एंजियोग्राफी। वो क्या है आपके भैया? पॉपुलेशन। कहानी समझ में आई?